हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हमने कल जो इसका 4.3 प्रश्नावली थी उसका पार्ट फर्स्ट कराया था, जिसमें पहले सवाल के तीनों चारों जो क्वेश्चन थे वो कराए थे। और बच्चों का कमेंट आया था कि सर उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने सॉल्व करके तो दे दिया था, सिर्फ आपको डी का मान निकालना था, यानी उसके मूल की प्रकृति निकालनी थी, मूल कैसे होंगे वो सॉल्व करने थे। वो मैंने 3 करा दिए थे, उसके आधार पर आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और फिर भी अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट करना, फिर मैं अगले वीडियो में फिर आपको बता दूंगा। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। और दोस्तों, मैं आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, यानी द्विघात समीकरण दे रखा होगा, उसमें k यानी हमें ये जैसे x दे रखा है उसी प्रकार k कोई एक कांस्टेंट है, यानी उसको हमें ज्ञात करना है कि k का मान क्या होगा। तो ज्ञात किससे करेंगे हम? d के आधार पर। d बराबर मैंने बताया था कि b² - 4ac बताया था ना, उसी से आप चेक करना है। अगर उसका अस्तित्व होता है तो सॉल्व करना है आगे पूरा। तो देखो, पहले सवाल को ले लेता हूँ इसी का, दूसरे का पहला। तो देखो, मैं सबसे पहले a b c लिख दिया मैंने। a का मान 2, b का मान k, c का मान 3। अब आप जानते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे हल। मूलों की प्रकृति जिसको कहते हैं आप कैसे, प्रश्नावली के हिसाब से अस्तित्व, यानी उसकी अस्तित्व है या नहीं। तो देखो d बराबर, अब देखो ये सवाल में पहले ही कह दिया है क्या, कि उनके 2 बराबर होंगे मूल। और बराबर का मतलब मैंने कंडीशन कौन सी बताई थी कि d = 0, d = 0। तो मैंने देखो d का मान डायरेक्ट किसके बराबर रख दिया है? 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि उसमें कह रहा है उनके 2 बराबर मूल होंगे। मूल कब बराबर होते हैं? जब d का मान क्या होता है? 0। तो इसको रख दो, देखो ये वाला। तो देखो अब क्या रखेंगे हम? डायरेक्ट d का मान 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो b² - 4ac बराबर 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें से a b c की मान रखते चलो। b का मान कितना है? प्लस का k, तो k इसका लिख दिया मैंने। फिर माइनस का 4 और a का मान 2 है, c का मान 3 है, बराबर 0। तो देखो, अब मैंने ये क्या कर दिया, ए बी सी के मान समीकरण इसी से रख दिए। तो अब इसको देखो, k² इसको सॉल्व करो। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना हो गया? 6 चौक 24 बराबर 0। अब देखो k² - 24 बराबर 0 के है, तो मैं इसका माइनस का 24 है उधर पहुंचाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? k² बराबर का प्लस का 24। अब आपको देखो k है, अब हमें k का मान ही तो चाहिए, सिर्फ k का मान चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। तो k का ज्ञात करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? √24। अब 24 का अंडर आपको ज्ञात नहीं है तो टुकड़ों में कर लीजिए। देखो 4 ऐसे करो, देखो अंडर में पहले तो अंडर लगा दो, फिर इसमें 4 कर दो, फिर 6 कर दो। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब मैं इसको 4 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 × 6 खाली एक ही 6 लिखेगा क्योंकि एक ही बार है। अब देखो, अब ये 2 × 2 यानी अंडर में अगर 2 बार कोई संख्या होती है तो उसमें से एक संख्या बाहर ले ली जाती है, तो 2। अब बचा क्या? √6। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो देखो k का मान हमारे पास कौन सा आ गया? प्लस माइनस। तो एक बार तो लिख देंगे प्लस का 2√6 और एक बार लिख देंगे माइनस का 2√6। तो इस प्रकार से इसके क्या आ जाएंगे? मूल आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। अब देखो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये सवाल हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल है अपना ऐसे स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब करें। अब देखो, इसी का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसमें भी k ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? पहले इसमें गुणा कर लेते हैं। kx का इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो kx का करेंगे तो kx², सही है ना? x का इसमें करेंगे तो x², k का करेंगे तो k, माइनस kx का इसमें करेंगे तो 2kx। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी।
प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें ए बी सी के मान आ गए ना, ए बी सी। अब एक बी का मान कितना आ गया, माइनस के 2 के। अब देखो अब कंडीशन दे रखी है क्या कि दोनों मूल क्या हैं, बराबर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0। और मैंने डी बराबर क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो इसकी जगह पे इनमें से जो मान है उनको रख दो सभी को। ए की जगह बी की जगह रखो माइनस का 2k की स्क्वायर, 2k की पावर 2 माइनस 4 ए का मान k और सी का मान 6 बराबर 0। अब देखो ये माइनस है, अगर मैं 2 बार गुणा करूँगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, देखो 6 गुणा 4 करेंगे तो 24 और k है ही तो k बराबर 0। अब मैं अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, 4k कॉमन ले लेता हूँ। देखना 4k, तो मैंने इसमें से 4k कॉमन ले लिया तो इसमें से तो सिर्फ k ही बचा और इसमें से 6 बच जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 होते हैं और k मैंने कॉमन ले लिया पहले ही, और इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब क्या करेंगे, एक बार तो करेंगे 4k बराबर 0, तो k का मान कितना आ जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा हमें। अब दूसरी बार करेंगे हम k माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस 6 है उसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो k बराबर प्लस का 6 और k बराबर 0। तो हमें जो मूल हैं वो कितने प्राप्त हो गए 0 और 6, यानी k का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 0 और 6। इसमें कितना प्राप्त हुआ था प्लस का और माइनस का। तो देखो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पूरा आपको पेपर में एग्जामिनेशन में आपको सेम इसी पैटर्न के आधार पर करना है, क्योंकि मैं पूरा सिस्टमेटिक तरीका से करा रहा हूँ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है। देखो इसमें मैंने क्लास 10th है, आप ध्यान रखना, ऐसे मत कहना कौन से है। और प्रश्नावली वही चल रही है आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 4.3 और समीकरण यानी जो प्रश्नावली है उसका नाम क्या था, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। ये कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। इसका मतलब ये देखो संभव क्यों कह रहा है, संभव का मतलब कह रहा है मूलों की प्रकृति है, उनका अस्तित्व है या नहीं, ये कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अब देखो अब इसमें ये तो पता नहीं चल रहा है कि हमें आयत है, वर्ग है या त्रिभुज है, तो पता कैसे करेंगे इससे। देखो यहाँ पे जाओ, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अब देखो लंबाई तो मान के चलते हम ये है, सॉरी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो दोगुनी हो गई। तो ऐसे इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आयत प्राप्त होगा हमें। तो हमें ये आपको मतलब मन से ही आपको ये सेट करना है कि ये क्या होगा, आयत। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 800 वर्ग मीटर। यदि अगर क्षेत्रफल दे रखा है, यदि वह इस प्रकार से संभव होता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई हम कितनी मान लेंगे, कितनी मान लेंगे बगिया की लंबाई। देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो लंबाई हम x मान लेंगे, तो बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि दोगुनी कह रहा है, दोगुनी हो। इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, ये जैसे ये आपकी क्या है बगिया, ये आपकी बगिया है, ये x है, ये 2x है, और इसका टोटल क्षेत्रफल है वो 800 वर्ग मीटर के दे रखा है। अब आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सूत्र में रख दो, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 वर्ग मीटर, ये दे रखा है ना। अब देखो लंबाई और चौड़ाई, अब लंबाई चौड़ाई हमने निकाली क्योंकि मानी है हमने कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अब x गुणा 2x, x गुणा 2x। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, और ये कितना है 800। अब देखो इसको संख्या को मैं इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके लिए सरल बनाने के लिए।
तो देखो 2x² बराबर 800। अब मैं x का मान निकालूंगा तो देखो ये तो 800 बटे ये गुणा में थी तो बटे में आ गई कितनी 2, तो ये हो गई 400। क्यों? क्योंकि 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 0 0 2 है। अब हमें निकालना है x का, ये तो x² का मान है 400। अब x का मान निकालेंगे तो 400 पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब मैंने अभी बताया था कि अंडर रूट में अगर संख्या दे रखी हो तो उसका वर्गमूल कैसे लेंगे कि देखो x बराबर जैसे अंडर रूट ये दे रखा है 4 गुणा 100, यही तो है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखना 2 गुणा 2 और 100 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ ना। अब इसमें देखो अगर मैंने अभी बताया था कि अगर अंडर रूट में 2 संख्या सेम हो तो उसमें से एक संख्या बाहर लिखी जाती है। तो इसमें से लिखूंगा 1 और इसमें से लिखूंगा 1, तो देखना x का मान कितना हो गया +-20 हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब देखो ये हमारा x का मान आया है। अब देखो माइनस में लंबाई लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई है वो माइनस में नहीं ली जाती हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा +20। अब हमने x माना था लंबाई, तो ये तो हो जाएगा 20x, यानी 20 लंबाई और चौड़ाई इसकी दुगनी है तो कितनी हो जाएगी 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि लंबाई तो हो जाएगी 20, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40। तो इस प्रकार से आपका आंसर है वो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। अब बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि निम्न स्थिति संभव है, अगर ये स्थिति अगर संभव होती है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये आप सबसे पहले क्या करना है, स्थिति देखनी है। अगर संभव होती है तो उनकी दोनों की आयु ज्ञात करनी है, अगर संभव नहीं होती है तो ज्ञात नहीं करनी है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है 20 वर्ष। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी हो जाती है, गुणनफल 48 प्राप्त होता है। तो देखो मैंने एक शब्द ध्यान रखना, पूर्व बताया था क्या एक दिन, तो पूर्व का मतलब क्या लिखेंगे हम, पूर्व का मतलब माइनस और बाद का मतलब प्लस। ये आपको ये तो आप एकदम गांठ बांध के तैयार रहना है, क्योंकि ये तो आप कैसे भी सवाल अगर ये वर्ड वाले सवाल आए हैं तो ऐसे ये आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत करें। माना, यहाँ पे हल लिखते हैं इसका। माना क्या मान लेंगे कि माना पहले मित्र की आयु इसकी तो कितनी मान लेंगे x, और दूसरे की आयु कितनी 20 - x। ये 20 - x कैसे आया, देखो पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर दोनों का योग दे रखा है 20 वर्ष। अगर मैं निकाल रहा हूँ दूसरे की, तो दूसरे की निकालूंगा तो देखो दूसरे की निकालूंगा तो ये तो 20 है ही, और ये प्लस का है तो इधर पहुँचाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी पहले। और पहले मैंने क्या माना था x, तो 20 - x हो गया ना यहाँ तक। अब देखो फिर कंडीशन लगा दी दूसरी कि 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देंगे कि 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था, तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब पूर्व हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस, तो दोनों में से कर देंगे x - 4। गुणनफल कह रहा है, अब इसमें से भी 4 कम करो, 20 माइनस के x - 4 बराबर कितने के प्राप्त हो रहा है 48 था। अब देखो 20 में से 4 यहाँ पे तो घटा लेंगे, कितने बचेंगे 16 तो बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x - 4 इंटू 16 माइनस के x बराबर 48। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अब क्या करना है, x का इसमें करना है, इसमें करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, बस। और इसको समीकरण को देखना है क्या है। तो देखो x का मैं इसमें कर रहा हूँ तो 16x, फिर x का इसमें करूँगा तो माइनस के x², -4 करूँगा तो 16 चौक 64, 16 चौक 64, फिर -4 का -x में करूँगा तो प्लस का 4x बराबर कितने के है 48। अब देखो मैं पहले x² की एक तरफ रखूँगा, फिर x की एक तरफ, फिर जो संख्या बचेगी उसका पक्षांतरण। तो माइनस का x²
माइनस का x देखो 16 प्लस का है 4 प्लस का है तो कितने हो गए प्लस के 20x। ठीक है, अब ये हो गया, ये दोनों हो गए, बचा क्या ये, तो ये तो 48 था ही, लेकिन ये माइनस का है तो मैं उसका पक्षांतरण करूँगा तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के 64। तो देखो 6 और 4 8 और 4 कितने हो गए 12, और 6 और 4 10 और 1 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सिर्फ जोड़ा है मैंने। अब देखो मैं अगर इसका पक्षांतरण करता हूँ, पहले तो यहाँ पे ऐसे की लिख देते हैं 20x बराबर। ठीक है, अब तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब यहाँ से आगे देखना क्या होने वाला है। तो देखो दोस्तों कमेंट करते रहिए। अब देखो, अब ये माइनस दिख रहा है तो मैं इसको माइनस को हटाऊंगा यहाँ से, तो माइनस का पूरे में गुणा कर दो ना। तो देखो एक्स स्क्वायर इसमें किया तो ये प्लस हो गया, इसमें किया तो माइनस हो गया, माइनस का 20x बराबर। अब ये देखो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 112। अब इसका पक्षांतरण कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, अब ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 112 बराबर 0। अब इसका अस्तित्व देखो, यानी मूलों की प्रकृति में हमें मूल प्रकृति ज्ञात करने के लिए अस्तित्व देखो, अस्तित्व देखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इसमें a का मान, b का मान, c का मान रख दो, आंसर देखो b का मान माइनस के कितना 20 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कुछ नहीं है तो 1, c का मान 112। अब यहाँ से सॉल्व करो, देखो 20 का वर्ग कितना बताया था मैंने 400, 4 गुणा 112 करेंगे तो 448। तो d का मान देखना, 400 में से 448 घटा रहे हैं तो माइनस की संख्या आ रही है, तो माइनस का मतलब ये संख्या किस में गई माइनस में, यानी d इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटी आ गई d। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मान यानी मूल हैं जो अस्तित्व में नहीं होंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या मिलेगी तो आप यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बस कि ये क्या है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो स्क्रीनशॉट ले लो कोई लेना चाहते हो तो। अब बात करेंगे जो इसी प्रश्नावली का लास्ट सवाल बचा है आपका। अब देखो ये प्रश्नावली 4.3 का आपका लास्ट सवाल है और ये कह रहा है क्या परिमाप 880 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के अगर एक पार्क है उसको बनाना चाह रहे हैं, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। वही कंडीशन है, उसकी प्रकृति देखो अस्तित्व में है या नहीं, अगर अस्तित्व में आता है तो सॉल्व कीजिए। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे लंबाई की, मान लेंगे कि माना क्या पार्क की लंबाई ये मान लेंगे x, चौड़ाई मान लेंगे क्या y। अब ये क्या कह रहा है परिमाप देखना, ये वाला ही तो है, तो परिमाप कह रहा है 80। तो परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, ये परिमाप के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है परिमाप के बराबर। तो अब क्या करेंगे देखो 2 इंटू लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, परिमाप 80 आ गया। अब देखो अगर मैं ऐसे ये 2 है इसको बट्टे में पहुंचाऊंगा क्योंकि गुणा में है तो भाग में चली जाती है, x प्लस y बराबर 80/2 बराबर कितना 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो देखो x प्लस y बराबर 40। अगर मैं देखो मैं आपको अभी ये पता नहीं चलेगा कि ये मैं इस प्रकार से y और x को अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्योंकि इसमें गुणनफल भी कह रहा है। तो देखो x यानी मैं y का मान निकालूंगा तो 40 माइनस x हो जाएगा। अब इसको मैं एक बार समीकरण 1 दे देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना। समीकरण मैंने क्या दे दिया 1 दे दिया। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई मैंने मानी है x, चौड़ाई मानी है y। तो x y का मान क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई यानी कितनी मानी थी x, चौड़ाई कितनी मानी थी y, और ये किसके बराबर दे रखा है 400 के। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये देखो क्षेत्रफल का मान मैंने इधर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दो। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी।
इसको मैं लिख देता हूँ 400। अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मैं समीकरण अगर 2 दे देता हूँ एक्स वाई बराबर 400, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रख दूंगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब रख दो। समीकरण 1 यही है, दूसरा कौन सा है, x y बराबर 400। अब y का मान मैं समीकरण यहाँ से रख दूंगा, x तो ऐसे ही रहेगा, y का मान कितना है 40 माइनस x, और ये किसके बराबर है 400। सॉल्व करो तो ये देखो x का मैं गुणा करूँगा तो 40x, और इसका इससे करूँगा तो x स्क्वायर बराबर किसके 400 के। अब इसको पक्षांतरण करो, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x, अब इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 400 बराबर 0। अब देखो समीकरण में माइनस दिख रहा है तो माइनस को उठाओ, पूरे में माइनस का गुणा कर दो, तो x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। हमें क्या प्राप्त हो गया, ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इसके द्विघात समीकरण के द्वारा हम इसके अस्तित्व की बात करेंगे, तो इसका अस्तित्व कैसे निकालेंगे, वही d से, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखो इसमें मान रखने हैं, b का मान कितना है, b का मान माइनस का 40 माइनस का 40 का स्क्वायर 4, a का मान कुछ नहीं है तो 1, c का मान 400। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 40 का वर्ग कितना होता है 1600 होता है ना, क्योंकि ये माइनस की तो प्लस हो जाएगी, 2 बार गुणा करेंगे तो। अब देखो ये 4 और ये 4 तो कितने हो गए 1600, यानी 1600 में से 1600 घटाएंगे तो d का मान हमें कितना प्राप्त होगा 0। d का मान अगर हमें 0 प्राप्त हो गया तो आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखाई थी मैंने कि अगर d का मान प्राप्त होता है 0 तो उसके 2 बराबर मान होंगे और उसके अस्तित्व होगा, यानी मान है जो मूलों की प्रकृति है उनका क्या होगा अस्तित्व होगा। तो अस्तित्व होगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब पहले तो ऐसा करो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका जो आगे है वो यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, अब देखो अब इसका अस्तित्व की बात करते हैं। अस्तित्व तो मिल गया तो हमें उसके मान भी ज्ञात करने हैं। तो अब मान कैसे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या 2a। अब समीकरण हमारा ये बन गया। अब इसमें पुटअप करना है। देखो माइनस b का मान कितना था माइनस का 40। अब देखो प्लस माइनस तो मैंने लगा दिया, लेकिन d का मान मेरे को कितना प्राप्त हुआ, डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं 0, क्योंकि मैंने d तो पहले ही सॉल्व कर लिया। d का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है तो 0 लिख दिया अपॉन 2 इंटू a का मान। तो अब ये मैंने d का मान लिख दिया। अब देखो अपॉन 2 a का मतलब कितना 1। अब इसको सॉल्व करो, माइनस गुणा माइनस कितना प्लस का 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अब देखो 40 में 0 जोड़ो या 40 में से कोई संख्या घटाओ, यानी कोई संख्या मतलब 0 घटाओ तो सेम संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ एक बार तो क्या लिख देंगे 40/2, ठीक है, और एक बार ऐसे ही लिख दो 40/2। तो इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था कि d का मान अगर 0 प्राप्त होता है तो मान सेम यानी बराबर प्राप्त होंगे, और लेकिन क्या होंगे वास्तविक का मतलब उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, यानी नेगेटिव नहीं लगा होगा। तो अब देखो ये क्या हो गए 20 प्राप्त हो गया, दूसरा भी 20 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपका सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्नावली 4.3 का ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रश्नावली है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और हमारा YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर जो आपके अगर ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको पता चले कि आपकी प्रश्नावली है वो पूरी कंप्लीट वो NCERT बेस से पूरा सिस्टमेटिक तरीक़ा से चल रही है। और दोस्तों आपको एक नई न्यूज और है कि नवंबर दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज यानी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है वो शुरू होने वाली है। इसलिए सभी स्टूडेंटों से
जुड़िए और उनको जोड़िए और उनको बताइए कि टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। इसलिए आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे।